हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड अक्सर आप सुनते हैं। और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, मेहमान तो नहीं कहूँगा क्योंकि परिवार के बहुत खास हैं। कहते हैं ना, एक व्यक्तित्व ऐसा और जिन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी हों, हर पायदान पे जाके आगे चढ़े हैं। तो तारुफ कराता हूँ और उसके बाद मैं पहले अक्सर आप प्रिंसिपल मॉडल स्कूल देखते हैं, आज मैं पहले आपको मिलाऊंगा अमित शर्मा जी से और उसके बाद हम चलेंगे सर से। सर प्लीज़, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू नरेश सर। सर, अक्सर आपको देखा गया है कि आपने जिस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, क्योंकि 2015 से मैं भी साथ में हूँ और एक सौभाग्य है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला है। चलिए उस पहलू पर बाद में आता हूँ मैं, क्योंकि मेरे हाथ में आज एडमिशन फॉर्म भी है जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हैं इस बार और बहुत लोगों की क्वेरीज भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, सभी लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल एमएसवीएस किस तरह के हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं, हर कोई ये जानता है। लेकिन मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ, अमित शर्मा जी को पहले जानते हैं सर थोड़ा। सर पहले तो आप एक बार बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं और बेसिक एजुकेशन कहाँ से की सर आपने। मैं बेसिकली सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। एक कस्बा है सहारनपुर में, गागालेडी, ये हाईवे पे पड़ता है। वहीं से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सहारनपुर से किया और स्पेशल एजुकेशन में बीएड जो मैंने किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। और डीयू का हमारा फर्स्ट बैच था। अच्छा। जो जब इंट्रोड्यूस हुआ था स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट में बीएड, तब उस बैच में हम लोग 20 स्टूडेंट थे ऑल ओवर इंडिया से। तो वहाँ पे मेरा रोल नंबर भी 1 था। क्या बात है सर। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा डीयू का भी अपना। हाँ। और एक इस फील्ड से ताल्लुक़ एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो एक डीप नॉलेज जो मिली है हाँ। वो कहीं ना कहीं मुझे डीयू में जब एडमिशन हुआ उसके बाद ही मिली है। क्या बात हाँ, है सर। परिचय था, दृष्टिबाधित लोगों से परिचय था, स्किल्ड लोगों से परिचय था जो कुछ ना कुछ दृष्टिबाधा होते हुए भी काम करते हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हाँ मैं इस फील्ड में आऊँगा और इतना आगे तक इस पे बात बढ़ करेंगे पाएंगे। सर, इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल अमित शर्मा तक रहना चाहता हूँ। तो सर अब ये बताइए कि बचपन में किस तरह के थे आप, क्योंकि आज जिस तरह से आपको एक बहुत अलग रूप में देखते हैं हम लोग, हर किसी का कहते हैं ना एक सफ़र होता है। आप अमित शर्मा जी किस तरह के थे सर बचपन में। मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो बचपन में मुझे मेरे फैमिली वाले कोयल के नाम से बुलाते थे। क्या बात। मैं क्या गाने की वजह से या। नहीं, मैं सिंगिंग नहीं करता था। मैं शायद बड़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और मीठा बोलता था। मैं चाहता था कि मेरे बोलने से किसी को हर्ट ना हो। क्या तो बात है। मेरे अधिकतर रिश्तेदार मुझे कोयल के नाम से बोलते थे कि ये मीठी कोयल है। सब लोग मुझे बहुत अप्रिसिएट करते थे और शायद वो ही विशेष हैं, बड़ों की जो आशीर्वाद हैं जो मुझे मिले हैं उनकी वजह से ही शायद मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। तो वो बचपन के बहुत सारे इंसिडेंट मुझे याद आते हैं। तो वो शब्द आज मैंने पहली बार किसी से शेयर किया है, मीठी कोयल वाला। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, इवन मेरी फैमिली में मेरी मिसेज को भी नहीं पता ये मीठी कोयल वाला। लेकिन आज आपने बता दिया तो अब लोग रिलेट करेंगे सर इस चीज़ को, जिस तरह से आप आज हैं। चलिए सर, ये तो हुआ, लेकिन जहाँ तक आपके परिवार के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैं चाहे बाबा जी की बात करूँ यानी कि आपके पिताजी की बात करूँ, वो इतने जेंटल और जिस तरह से खड़े रहते हैं, मतलब आज इस एज में भी उनका एक अलग ही वो है। फिर चाहे आपकी वाइफ हो, भाभी जी हो सर, उनका अलग एक अपना वो रहता है, खुद भी टीचर और फिर भाई डिफेंस के बैकग्राउंड से। तो कैसा लगता है सर, एक फैमिली इतनी जेल्ड है, जो हमने देखा है, जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ बैठना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा वक्त ले लूँ उसके बाद। तो क्या सर, परिवार कितना सपोर्टिव होता है और किस तरह से करता है सर। देखिए, किसी भी हम कोई भी काम करते हैं सबसे पहले तो हमारी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और इस मामले में मैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि अगर मैंने कभी भी कुछ भी करना चाहा है तो मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है। इवन मेरी मदर, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी और उनका एक सपोर्ट था, उनका एक मोटिवेशन था जो हमेशा आज भी मेरे साथ रहता है। और वे क्वालिटी लाइफ जीती थी। क्या बात। उनका हम लोग बहुत रिच फैमिली से नहीं थे, लेकिन उनका एक बिलीव था कि हाँ बच्चों में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो उस स्टैंडर्ड को अपने बच्चों के लिए हमेशा मेंटेन रखती थी। अगर पैंट कभी फटी हुई भी थी तो उस पर भी आयरन हमेशा मिलती और थी। साफ मिलती हाँ, और साफ मिलती थी। क्या तो बात। एक स्टैंडर्ड लाइफ उन्होंने हमेशा मेंटेन करने की कोशिश की है, भले ही पैंट को रफू किया है या कुछ भी किया है, यूनिफॉर्म कहीं से
ऐसी होती थी। तो लेकिन एक क्वालिटी लाइफ अपने सब पेरेंट्स अपने बच्चों को देना बिल्कुल। चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो एक संस्कार दिए कि हाँ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइफ में, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो उनके होते हुए बहुत कुछ सीखा। एक घटना मुझे याद आती है, एक बार एक शूज थे, कंपनी गोल्ड स्टार होती थी, 180 बिल्कुल रुपीज़ बिल्कुल का उन बिल्कुल, दिनों एक शूज सौ आता अस्सी था। के हाँ, आते थे। तो मैं एक बार शूज लेके गया, मैंने कहा मम्मी मैं ये शूज लाया हूँ। मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये अच्छे शायद मुझे नहीं लग रहे हैं, हाँ हाँ। तुम थोड़ा अच्छे शूज लो। तब मैंने एडिडास के शूज लिए, उन्होंने क्या मुझे बात पैसे है। दिए हाँ और हाँ। उस समय उन्होंने मुझे एडिडास के शूज ये कब दिए। की बात है सर? उस समय मैं शायद 10th में था। क्या बात है, तो 10th मतलब 1997। 1997। तो 1997 में उन दिनों सबका एक सपना होता था, रिबॉक एडिडास। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नाइकी तक तो शायद हम लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन रिबॉक और एडिडास एक सपना होता था। तो मेरी माता जी एक ग्रामीण महिला होते हुए भी उन्होंने कहा नहीं ये क्वालिटी आपको हमेशा रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, और कम से क्या कम बात है सर। जूते तो अच्छे पहनो। तो उन्होंने फिर एक हमेशा मुझे मोटिवेट किया एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। तो जहाँ तक मुझे याद आ रही है सर, और मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि मतलब उन्होंने शायद तभी देख लिया होगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। एक उड़ान जो बच्चों के लिए रहती है ना माँ की, कि एक परिंदा उसे पाल रहे हैं और उसके बाद में वो उड़ान शायद आपने देख ली होगी तब। अब सर दूसरा पहलू कि कहते हैं ना कि बचपन में हर किसी का एक अलग सा वो रहता है। आपने कहा कि आप बहुत, जैसे मम्मी बहुत धार्मिक थी, उसके बाद परिवार का साथ मिलता रहा सबका। उसके बाद में जब आपने देहरादून शिफ्ट किया, सहारनपुर से आप हैं देहरादून शिफ्ट किया, तब चीज़ें कितनी बदली सर आपकी? क्योंकि वहाँ एक अलग परिवेश था और यहाँ आए तो बिल्कुल ही अलग परिवेश था। तब क्या चेंजेज आए? हाँ, बेसिक चेंजेस। एक डिफरेंट कल्चर में एडजस्ट होना मैंने दिल्ली में सीखा था, क्योंकि दिल्ली की कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट थी। और बाय चांस मुझे 3 गवर्नमेंट जॉब एक साथ मिली। क्या बात है। जब ये कब की बात है सर? दिल्ली जब आप थे? हाँ, दिल्ली जब मैंने बीएड किया, उसके बाद सी टैट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा सी टैट हुआ, यूपी टैट हुआ। तो मेरा सिलेक्शन यूपी गवर्नमेंट में बेसिक एजुकेशन में हुआ। उसके बाद डीएसएसबी के थ्रू डीएसएसबी में मैं एक टीचर के रूप में अपॉइंट हुआ। सेम ईयर में मेरा एनआईवीएच में सिलेक्शन हुआ। तो मैं अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन अपनी मम्मी से पूछ के ही करता था। अच्छा। फादर थोड़ा बिजी रहते थे, तो मैंने माता जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये उनका सजेशन था? तो ये उनका सजेशन मतलब सर था। मैं तो ये कहूँगा कि वो विजन मतलब हाँ, आज भी है ना, एक एक भाव रहा होगा। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत धार्मिक थी और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान देती थी, तो आज उस चीज़ को आप बहुत हाँ, सोचते मैं हैं। आज सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय दिल्ली चला गया होता तो शायद आज इस मुकाम पे या ना यूपी पहुँच में भी पाता, गए होते तो। या यूपी में गया होता। हाँ, जॉब में थोड़ा कंफर्ट हो सकता है कि होता, हाँ हाँ। इतने चैलेंजेस ना होते, लेकिन आज मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मेरी मदर का डिसीजन यहाँ के लिए था, और इन बच्चों के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना था। तो आज शायद उसी एक प्रेरणा से मैं यहाँ पे अच्छी तरह शायद काम कर क्या रहा बात है हूँ। सर। चलिए सर, ये थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की कि अमित शर्मा जी को भी लोगों को दिखाया जाए। अब मैं आपसे कुछ यहीं से अमित शर्मा जी के साथ में मैं थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड करता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे आएंगे एनआईवीएच में। तो सर अगर मैं बात करूँ कि हर किसी को थोड़ा कहते हैं ना कि जीभ से लेके पेट तक पहुँचना चाहिए, अमित शर्मा जी क्या खाना पसंद करते हैं? अभी माता जी के होने तक मैं हम्म। बहुत स्पाइसी चीज़ें खाता था और खाने के मामले में मैं बहुत चूजी भी था, लेकिन आज मैं एक बहुत साधारण आहार लेता हूँ। बड़ी सिंपल लाइफ है मेरी, और बहुत ज़्यादा मुझे खाने में मैं चूजी नहीं हूँ, बाजार की चीज़ें नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी। घर का साधारण खाना सात्विक मुझे खाना। पसंद है। क्या बिल्कुल। बात है सर। 3 घंटे की मूवी और 3 घंटे कहीं प्राकृतिक परिवेश में बिताना क्या अच्छा लगेगा सर आपको? मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट मूवी कब देखी थी, शायद मोर देन 20 ईयर्स हो गए। और मैंने आज तक ये जो आजकल मल्टीप्लेक्स चल रहे हाँ, हैं, हाँ, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे होते हैं। मैंने सच में मैं बता रहा हूँ, मैं आज तक किसी मल्टीप्लेक्स में नहीं गया। मुझे नेचर के साथ घूमना अच्छा लगता है, म्यूजिक का शौक है। मैं सोचता हूँ कि 3 घंटे का समय शायद मेरे पास नहीं है, तो कभी कभी मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ जब भी फ्री होता हूँ। वो देखा है सर, क्योंकि कई कई बार आपको गुनगुनाते हुए सुना हमने। चलिए ये हो गया कि आप मतलब बहुत खुले विचार के, इससे पता लग जाता है कि आपका विजन बहुत वाइड है और बहुत अलग पर्सपेक्टिव से आप सोचते हैं। चलिए सर, अमित शर्मा जी फैमिली मैन या जो CWSN है उनके लिए?
एक मेरी फैमिली की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि मैं फैमिली को शायद कम समय देता हूँ, और मैं हमेशा अपोलाइज उनसे करता हूँ कि हाँ आज मैं लेट हो गया, हाँ आज मैं समझ गया लेट सर हो आपका गया। कहने का हाँ, मतलब में। लेकिन मेरे लिए ये भी मेरी एक फैमिली है, मेरे बच्चे। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ जो बच्चे यहाँ पे हैं वो मेरी पहली फैमिली है, क्योंकि उनके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो उनके लिए जो मेरी जिम्मेदारी है वो मेरे घर के बच्चों से भी ज़्यादा बनती है। क्या बात है, तो क्योंकि वहाँ तो हैं देखने के वहाँ लिए। तो हैं, मेरी धर्मपत्नी है, मेरे पिताजी हैं, बिल्कुल और मैं ऐसा नहीं है रात के समय में मैं अपने बच्चों को टाइम देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बच्चे भी मेरे हैं, और मैं सबको बोलता हूँ मेरे 250 बच्चे हैं। क्या बात है सर, आपका परिवार यूं ही फलता फूलता रहे। चलिए सर, अब वापस आते हैं। अब मैं मिलाता हूँ, अब मैं जो बात करूँगा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल MSVH यानी कि आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से। वो बात करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे करते हैं। सर आपने कौन से साल में यहाँ पे ज्वाइन किया? मैंने 2013 में यहाँ पे As- ज्वाइन किया था एज ए PGT हिस्ट्री। PGT हिस्ट्री 2013। 2013 में PGT हिस्ट्री, और उसके बाद में आज 2024 है, 2024 मार्च में आज हम हैं, और प्रिंसिपल ऑफ MSVH। कैसा रहा सर ये सफ़र? काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, और आज भी मैंने अपना बच्चों को पढ़ाना ब्रेक नहीं किया है। मैं आज भी पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाते हुए बहुत इंजॉय करता हूँ मैं पढ़ाते हुए, और हिस्ट्री तो मेरा जुनून है। मैं आज भी बुक्स पढ़ता हूँ हिस्ट्री की, और बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ। हिस्ट्री को एक नज़रिए से नहीं देखा जा सकता, हिस्ट्री एक बहुत बड़ा विषय है, बिल्कुल। और जिसके लिए जितना भी पढ़ा जाए शायद उतना ही कम है। तो अपना थ्रू आउट लाइफ जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ी है वो एक एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। यही एक रीज़न है कि शायद बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर अधिकतर बच्चे हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, और वो उनकी फ्यूचर में उनकी सर्विसेज में भी शायद काम आएगा। तो हिस्ट्री तो मेरा जुनून रहा है, और आज भी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। क्या बात है सर। सर 2013 का आदर्श विद्यालय और आज 2024 का आदर्श विद्यालय, क्या बेसिक चीज़ें आपको लगता है, क्या जर्नी आपने करी है? क्योंकि उस टाइम आप एज ए टीचर थे, तब आपकी कुछ लिमिटेशंस थी। आज आप एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें हैं, आज आप उनको देख रहे हैं, यानी कि आपको पूरे सिस्टम को बराबर देखना है सबको। और मैंने ये देखा है, छुट्टी की घंटी बज गई, लेकिन मुझे पता है सर आपका डेडिकेशन किस तरह से। हम यूँ ही बैठे रहेंगे अभी फ़िलहाल, और माफ़ी चाहूँगा कि छुट्टी से आगे भी जा रहे हैं हम, लेकिन कैसे देखते हैं सर आप उस चीज़ को? छुट्टी तो केवल एक टाइम है जो हमारी घड़ी हमें बताती है, लेकिन जब हम इस फील्ड में होते हैं तो बैल कोई मायने छुट्टी नहीं क्या रखती। बात है सर। आपको मैं देखता हूँ, आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं, लेट नाइट तक बच्चों को खिलाते रहते हैं, तो वो समय की घड़ियाँ घूमती हैं, लेकिन उससे हमारे वर्क प्लेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छुट्टी हुई है या नहीं हुई है, हम लोग 24 आवर्स काम करने के लिए यहाँ पे हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है। और रही बात 2013 की जर्नी से अब तक की जर्नी की, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जैसे एवरीडे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जनरेशन चेंज हो रही है, तो एक ही मेथड हम बच्चों के ऊपर नहीं थोप सकते। रेनोवेशंस एंड इनोवेशंस, रेनोवेशन इनोवेशन ये सब जगह ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन बेसिक चीज़ों से भी हम हट नहीं सकते। बिल्कुल। तो ब्रेल है, ब्रेल से हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ब्रेल एक बेसिक नॉलेज है हमारी, वो सब बच्चों के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि ब्रेल इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट है कि उसको जब छू के हम महसूस करते हैं, तो अगर हम अच्छे से ब्रेल सीखते हैं तो हमारा उच्चारण बहुत अच्छा होता है, और उसके साथ साथ अगर हमारे से अच्छी तरह ब्रेल आती है तो हमारी राइटिंग में भी मिस्टेक कम होती है, और जब राइटिंग मिस्टेक कम होंगी तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा, हमारी नॉलेज अच्छी होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी का युग है, हम टेक्नोलॉजी के बिना आज आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम क्लास सेकंड से मैं अपने बच्चों इसी को बात पर आ रहा था कि टेक्नोलॉजी जहाँ तक बात है सर, क्योंकि आप प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंसेस और उन सब में भी जाते रहते हैं, और हम लोग भी जब बाहर जाते हैं तो दूसरे स्कूल्स भी देखते हैं। अगर मैं आज के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी बात करूँ, हर कोई कंप्यूटर एजुकेशन और जो AI है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। यहाँ पर क्या है सर, आप कैसे लेते हैं उस चीज़ देखिए, को? क्लास फर्स्ट और सेकंड से हम बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देना प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे हम यहाँ पे VI स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे 2 कंप्यूटर लैब हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से पास आउट होने के बाद बच्चे क्या करेंगे ये भी हमें सोचना है। बिल्कुल। स्किल सब्जेक्ट में हमने एफिलेशन लिया है, तो उसमें हमने IT और फिजिकल एजुकेशन ये 2 सब्जेक्ट लिए हैं। हालांकि मेरे पास ऑप्शन थे VI बच्चों के लिए, जिसमें गार्डनिंग भी थी या दूसरे स्कोप थे, लेकिन मैंने थोड़ा टफ चैलेंज चुना है
जिसमें हमारा फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर है और उसके बाद ITI इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हम अपने बच्चों को कोडिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में एक स्किल, यही एक एज है जिसमें एक स्किल डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। वो स्किल उनके फिर थ्रू आउट लाइफ काम आएगा। आप सोचिए कि एक बच्चा अगर कंप्यूटर की बिल्कुल भी उसको नॉलेज नहीं है और अचानक से उसको हमें कंप्यूटर सिखाना पड़े तो कितना समय लगेगा। वही अगर उसके सिलेबस का एक पार्ट बन जाता है तो उसके लिए, बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारे बच्चे, आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारे बच्चे फिजिकली और मेंटली बहुत फिट हैं। सर ये बात रही कि आप मतलब अप टू डेट रख रहे हैं, अपडेशन के साथ में चल रहे हैं, लेकिन जो आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ में मैंने देखा है कि म्यूज़िक को या मैथ्स को लेके हो, साइंस को लेके हो, इस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन जो आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप क्राफ्ट और उसकी बात करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है एक वीआई के बहुत पर्सपेक्टिव से? महत्वपूर्ण है, बच्चे क्योंकि के पास वीआई बच्चे, आप अगर इस रूम में एंट्री करेंगे तो आप इस रूम का एनवायरनमेंट समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो क्राफ्ट एक्टिविटी या क्ले एक्टिविटी, उसमें क्या है, बच्चा क्या सोच रहा है, उसको वो कैसे एक इमेज के रूप में बाहर निकालता है, कैसे उसको शेप देता है। तो ये क्ले एक्टिविटी से, क्राफ्ट एक्टिविटी से हमारे सामने आता है। तो हम तो अपने बच्चों को ड्राइंग कराते हैं, हम अपने बच्चों को क्ले मॉडलिंग कराते हैं, हम अपने बच्चों को क्राफ्ट एक्टिविटी कराते हैं, जिससे कि एक वीआई बच्चा कैसा सोचता है किसी इमेज के बारे में। उनको पता होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर वस्तु कैसी है, उसकी शेप साइज क्या है। तो वो सब चीज़ें हमारे क्राफ्ट के थ्रू, हमारी क्ले मॉडलिंग के थ्रू ही हम बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे बच्चे अच्छा करते हैं और उससे कहीं ना कहीं एक रिलैक्स भी हमारे बच्चे होते हैं। अब सर अगर म्यूज़िक की बात करें, क्योंकि आप एज ए प्रिंसिपल आप तो सारे सब्जेक्ट्स को आप बराबर देखना है और सभी को बराबर देखना है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो या फिर बच्चे हो यानी कि स्टूडेंट्स हो। म्यूज़िक की अगर मैं बात करूं सर, पर्टिकुलरली हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इवन बैंड्स हैं, चाहे वो राजभवन में परफॉर्म करने की बात हो या पार्लियामेंट हाउस में बात करने की परफॉर्म करने की बात हो, तो ये जो तैयारियां होती हैं और करिकुलम में क्या इतना टाइम कैसे मतलब मैनेज करते हैं? देखिए बहुत आसान है। अगर हम एक करिकुलम, आपने एक शब्द यूज किया, करिकुलम केवल एक पढ़ाई से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड नहीं होता, ये पूरा एनवायरनमेंट हमारा करिकुलम है। तो हम एक इस तरह का डिजाइन अपना करिकुलम करते हैं कि उसमें बच्चों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वो स्कूल टाइम के बाद म्यूजिक सीख सकते हैं, वो क्ले मॉडलिंग क्लास में जा सकते हैं, वो गिटार बजा सकते हैं, सितार बजा सकते हैं, डांस क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इससे स्टार्टिंग से एक बेस बच्चों का बनता है और फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में हम बच्चे को आगे गाइडेंस देते हैं कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो उस तरीके से एक बेस हम स्कूल में बनाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमारे पास रेमिडियल टीचिंग है, एक्स्ट्रा क्लासेज हैं और इवन स्कूल करिकुलम में भी म्यूजिक हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। अगर आईटी की बात करें सर, कंप्यूटर्स की बात करें तो ये किसी से छिपा नहीं है, अक्सर अखबार की सुर्खियों में रहता है स्कूल। और उसके बाद में जो यहाँ से प्राइजेज लेके आते हैं, जो ग्लोबल चैलेंज है, ग्लोबल आईटी चैलेंज है, तो कितना मतलब जब आप स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या किसी चीज़ कंपटीशन में जा रहे हैं तो उस टाइम में कैसे लेते हैं आप उस चीज़ को, कैसे देखते हैं? अक्सर ये देखा गया है कि कई बार थोड़ा सा रेजिस्ट भी करना पड़ता है और कई बार आप कैसे देखते हैं? तैयारी के कभी भी कुछ नहीं हो सकता। तो हम जब भी एक कंपटीशन वर्ड आता है तो कंपटीशन का मतलब कि हमें बच्चों को एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको तैयार करना है। बिल्कुल। और उसके लिए एक दिन की या एक महीने की तैयारी नहीं होती है। उसके लिए हमारे लिए कंपटीशन केवल एक शब्द है। उसके लिए हम थ्रू आउट ईयर तैयारी करते रहते हैं, जिससे कि कंपटीशन आने से हम वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर पाएँ या सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो हम थ्रू आउट ईयर, चाहे हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या कंप्यूटर एक्टिविटी हो, हमारी एक्टिविटी थ्रू आउट ईयर चलती रहती हैं और हम हमेशा ही एक कंपटीशन के मोड में काम करते हैं कि हमेशा ही हमारा कंपटीशन है। बिल्कुल सर, अगर हम खेलों की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो जहाँ तक आपको मैंने बोलते हुए सुना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद स्पोर्ट्स कराता हूँ, तो आपका जिस तरह से सपोर्ट रहता है और आप कहते हैं कि अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे और फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो आज चाहे उत्तराखंड की टीम लीड करने की बात हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, और मैं सबको बता दूं कि यहाँ से क्लास 6 की लड़की अभी खेल के आई है और उसके बाद में जो 12 तक के कम से कम इंटरनेशनल्स निकल रहे हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि फिजिकल फिटनेस की, और वो तब्दील हो जाता है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में। और उत्तराखंड की लगभग, अगर मैं वीआई की बात करूं तो लगभग हर टीम में
यहाँ से होते हैं स्टूडेंट्स के जो कि सीनियर लेवल पर compete कर रहे हैं। तो जब आप भेजते हैं सर कहीं पे या कहीं किसी कंपटीशन के लिए भेज रहे हैं, आपको पता है कि सीनियर लेवल पे जा रहे हैं, तो उस टाइम में कैसे मोटिवेट करते हैं सर उनको? क्योंकि मेरा काम तो कोचिंग का है, वो मैं कर देता हूँ, लेकिन बच्चों को कि सीनियर लेवल के साथ खेल रहे हैं, उस टाइम में कैसे मोटिवेट करते हैं? मोटिवेशन हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव मोटिवेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इवन एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी और मोटिवेशन, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ पे उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उन अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे, तो फिर बच्चे के अंदर ये लगेगा कि शायद मैं ये तैयारी किस लिए मैंने की है। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी और मोटिवेशन दोनों ज़रूरी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कंपटीशन में गए और हम हमेशा ही टॉपर हों। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बच्चे भी कई बार क्या होता है कि उनसे बेटर कोई परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनका मोटिवेशन लेवल हम कम कर दें। अपॉर्चुनिटी और मोटिवेशन, और ख़ास तौर से वीआई बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि एक विजुअल इम्पेयरमेंट का सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। हमारी डाइट अच्छी है और हम अगर बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव करेंगे, उनको ओवर प्रोटेक्शन देंगे, उनको घूमने नहीं देंगे, ग्राउंड में नहीं जाने देंगे, तो उनकी मोबिलिटी अच्छी नहीं होगी और ओबेसिटी भी आएगी, वो कॉमन एक हो जाएगा। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि उनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि उनकी मेंटल ग्रोथ भी रुक जाएगी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो बच्चे माइनर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनके अंदर होती है, वो स्पोर्ट्स में आ जाते हैं तो वो भी फिट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए स्पोर्ट्स एक बहुत महत्वपूर्ण है सब बच्चों के लिए, और मेरे बच्चे इसीलिए आज भी इतने फिट हैं। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मेरे बच्चे अभी पैरा इंडिया नेशनल गेम्स हुए हैं, 22वें पैरा इंडियन नेशनल गेम्स में मेरे बच्चे 5000 मीटर जो रनिंग हुई है उसमें हमारा मेडल आया है। उसके बाद 100 मीटर में मेडल्स आया है। एपीजी में 4 लड़के थे, एपीजी यहाँ में से 4 लड़के थे हमारे। 3 और लड़कियां भी खेल के आई नेशनल हैं। ब्लाइंड फुटबॉल टीम, खासतौर से फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें आपको फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और गर्ल्स की पूरे इंडिया में जो हमारी जो जिनको हम रेगुलर या साइटेड लोग भी बोलते हैं, उनकी भी शायद वुमेन टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि हमारी ब्लाइंड लड़कियों की वुमेन क्रिकेट टीम, अच्छा फुटबॉल टीम है, बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल। अभी हमारी एक बच्ची क्लास 6 की, आपने बताया सफाली अक्षरा है, सफाली है, शीतल है, ये सब बच्चे खेल के आए हैं जापान में। अक्षरा इससे पहले यूके में खेल के आई है। तो क्लास 6 का बच्चा इंडियन ब्लाइंड वुमेन फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट कर वो रहा एक है, अपने आप के लिए वो एक मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है पूरे स्कूल के लिए, पूरे इंस्टीट्यूट के लिए। और उस बच्चे का मेंटली लेवल, आप मेंटल फिटनेस आप देखिए कि वो एडल्ट बच्चों के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो एक कॉन्फिडेंस लाना पेरेंट्स यहाँ नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल स्कूल लेवल से ही डेवलप हो सकता है। बिल्कुल सर स्पोर्ट्स की बात करिए, स्टूडेंट्स की बात करिए, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए खासकर स्कूल की जब बात आती है तो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये बड़ा एक वो रहता है। और एम्प्लॉय जहाँ तक है, और एज ए प्रिंसिपल आपको मैंने देखा कि बहुत सपोर्टिव और बहुत सपोर्ट करते हैं। तो किस तरह से काम लेने में, चाहे क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ है वो विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं और उसके बाद साइटेड भी हैं, ये कैसे बैलेंस? बहुत टफ क्वेश्चन आपने किया। ये पब्लिकली मैं नहीं बता सकता कि सपोर्टिव स्टाफ या मैं कैसे सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हाँ स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। और गूगल कंपनी का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गूगल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो इंटरनेशनल रैंकिंग में अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काफ़ी मतलब वहाँ पे उनको सपोर्ट किया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ हमेशा काम करते हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं उनको एक इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। तो वो सपोर्ट मेरा हमेशा रहता है, लेकिन मुझे गर्व है अपने टीचिंग स्टाफ पर। वो हमेशा पूरे समर्पण के साथ काम करते हैं और उसी का नतीजा है कि आज हमारा स्कूल A+ कैटेगरी का स्कूल है। CBSE ने हमारे स्कूल को A+ की रैंक दी है और हमारा जो रिजल्ट है बोर्ड एग्जाम का वो थ्रूआउट 100% रहता है। क्या बात है सर। अगर सर आपने बात करी कि हाँ बिल्कुल ये तो है कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको स्टाफ को काम करने की फ्रीडम भी देनी पड़ेगी, उसके बाद में उनसे रिजल्ट्स भी लेना है, उनका वेलफेयर भी देखना है साथ में, क्योंकि जब वो खुश रहेंगे तभी मेरे ख्याल से अच्छा काम भी करेंगे। रिलैक्स जॉब में एम्प्लॉय का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस में हमारे स्पेशल बच्चे हैं, कोई टीचर स्ट्रेस में है तो वो, ये मेरा पर्सनली मानना है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए कर्मचारी के लिए कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है टाइम टाइम पे जो उनको मिलना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल सर, ये मैं पूछूंगा भी। लेकिन सर जहाँ तक बात है कि एक स्कूल का कभी भी नाम आता है, कुछ भी होता है, एक जो कनेक्शन होता है अलुमनाइज का,
मैं वहाँ पर आ रहा हूँ एलुमनाइज, क्योंकि ये स्कूल एक ऐसा है जहाँ पर लोग आएंगे स्पेशल स्कूल, और उसके बाद A+ स्कूल सीबीएसई ने रैंक किया है, तो आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं उसे एज ए प्रिंसिपल, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अलुमनाइज से क्या रिलेशन रहते हैं और अलुमनाइज को कैसे देखते हैं आप इस स्कूल के देखिए alumni को? मेरे एलुमनाइज मेरी स्ट्रेंथ है। आज ही एक 1980 के एलुमनाई मेरे पास आए। दोबारा बोलिए सर, कब के? 1980 1980 के लोग Yes, हैं, और ये स्कूल कब से है सर? 1959 से। क्या बात है। तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस थे। हाँ, उनके हाँ। पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरह उनकी फाइल निकलवाई, पुराने जो हमारा रजिस्टर है वहाँ से मैंने सर्च कराया। मुझे 2 दिन सर्च करने में लगा, मुझे वो फाइल मिली, और कहीं ना कहीं आज मुझे गर्व होता है कि उनकी मार्कशीट, वो थैंक यू बोलने आए थे, उनकी मार्कशीट उनके पास पहुँच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है सर, 1980 का, और उसके बाद आज अगर उनको कोई चीज़ है वो सॉल्व हो रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कितनी खुशी होगी। और मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से बच्चे बहुत ऊंचे पदों पर जाते हैं। हमारे एलुमनाइज में IAS ऑफिसर्स हैं, बैंक PO हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं रेलवे में हैं जो लीड कर रहे हैं सोसाइटी को, मैनेजमेंट में हैं। तो इवन अभी ड्रामा में भी कुछ बच्चे, फिल्मों में बिल्कुल। शाहरुख खान साहब के साथ भी वो उन्होंने एक ऐड किया है। तो ये सब हमारे एलुमनाइज हमारी स्ट्रेंथ है, और उनके साथ एवरी ईयर हमारी एलुमनाइज मीट होती है कि इंटरेक्शन हमेशा बना रहता है। उनके सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने एलुमनाइज को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका स्कूल सेफ हैंड्स में है। और आने वाले समय में भी हमारी इसी की मीटिंग कल ही हुई थी हमारे लिए, हमारे मैं बिल्कुल सर इसी पे आ रहा हूँ अभी। ये तो आपने बताया कि अलुमनाइज के साथ, और उसके बाद आज की स्ट्रेंथ जो है, अगर मैं बात करूँ कि अब क्योंकि आप एक PGT हिस्ट्री वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद में ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल, और आज आप प्रिंसिपल हैं, अगर मैं आगे की बात करूँ फ्यूचर में, तो किस तरह से देख रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं इस स्कूल को और उसके सिस्टम को कहाँ पर? देखो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमें समय के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम समय के साथ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। आज हम अपना कंपैरिजन जो बेस्ट स्कूल है, दून स्कूल है, दून स्कूल है, उनसे करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ के हॉस्टल में क्या फैसिलिटी है, हम सोचते हैं कि वो फैसिलिटी हमारे यहाँ हो। बिल्कुल। हम सोचते हैं उनके क्लासरूम में क्या टीचर स्टूडेंट रेशियो है, उससे बेहतर टीचर स्टूडेंट रेशियो हमारे यहाँ पे है। उनकी क्लास स्मार्ट है। तो कल हमारी इसी थी हमारे यहाँ पे, हमारे JS ऑनरेबल जो यादव सर हैं, राजेश कुमार यादव जी, उन्होंने हमारी स्मार्ट क्लासेस हमारे लिए अप्रूव किए हैं। सर स्मार्ट क्लास पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जहाँ तक स्मार्ट क्लास का कंसेप्ट है, तो लोग क्योंकि सुनेंगे देखेंगे, एक VI के लिए स्मार्ट क्लास का क्या कितना इंपॉर्टेंस है सर? क्योंकि साइट का लॉस है, कुछ पार्सली भी है, पार्सली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अगर आप बताएंगे तो मुझे लगेगा। हम अपनी नॉलेज का 80% तक अपने स्टार्टिंग एज में सीख लेते हैं, 5 ईयर या 6 ईयर तक। अब हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे बाल वाटिका स्टार्ट की। एक बच्चा जो 4 साल का हमारे पास आ रहा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, अभी तक वो सोसाइटी को नहीं समझ पाया, इस एनवायरनमेंट को नहीं समझ पाया। हमको उनको बर्ड साउंड सुनाना है, ट्रेन साउंड सुनाना है, हमको सी सुनाना है, एयर सुनाना है, हमको बहुत सारे इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बताना है। यानी कि पूरा यूनिवर्स से मिलाना है उसे। हाँ, तो साउंड के माध्यम से, साउंड के माध्यम से। तो टीचर उतने साउंड कैसे बताएगा? तो एक स्मार्ट क्लास हमारे पास होगी तो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम उस बच्चे को वो साउंड्स दे पाएंगे, उससे उस बच्चे की लर्निंग क्या बात है, बहुत अच्छी बनेगी। और दूसरा, मेरे पास कुछ लो विजन बच्चे भी, अगर एक क्लास में मेरे 20 स्टूडेंट हैं और 2 बच्चे उनमें से लो विजन, और वो लो विजन बच्चे अपने विजन का मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई उसके लिए रिसोर्स नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि उस विजन का क्या यूज है? कुछ भी यूज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि भले ही उन 2 बच्चों के लिए मैं उनके विजन का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाऊँ, इसलिए मैंने स्मार्ट क्लास इंट्रोड्यूस की है कि मेरे वो विजन जिनमें थोड़ा भी विजन है वो उनको विजुअल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और उसके साथ साथ एट द सेम टाइम जो मेरे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, कंप्लीटली ब्लाइंड है, उनको साउंड के थ्रू वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरे बच्चे पिक्चर देखने जाते हैं, बिल्कुल मैं भले ही नहीं जाता, तो हमारे बच्चे आके बताते हैं सर आज मैं वो मूवी देख के आया। हम मूवी देखना वर्ड यूज करते हैं, मूवी सुनना यूज नहीं करते। बिल्कुल। और आके वो पूरी स्टोरी आपको बता सकते हैं, ठीक है ना? इसी तरह क्या एक स्मार्ट क्लास में ऑडियो विजुअल एड्स नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए सर। अगर मैं हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या एक विजयनगर एम्पायर की मुझे मूवी उन्हें नहीं दिखानी चाहिए? उससे क्या होगा कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी। तो इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स बहुत जरूरी है।
क्या बात है, शायद इसीलिए आपने जो स्मार्ट क्लास है उसकी भी डिमांड रखी होगी। बिल्कुल, और वो हमारी अप्रूव हो चुकी है, और ये अभी विद इन 6 मंथ आप हमारे यहाँ पे देखेंगे पूरे सब टीचर स्मार्ट क्लास पे काम करते हुए मिलेंगे, लेकिन ब्रेल से कंप्रोमाइज तब भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, वो तो मेन स्क्रिप्ट है। सर आपने बात की कि स्मार्ट क्लास की बात की, हमने आज के कंप्यूटर की बात की, एआई की बात की। अब एक विषय है जिसको लेकर बड़े बड़े मतलब कई बार मैं विवाद तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार बड़ी चर्चाएं होती हैं कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ में हैं बच्चे, जो CWSN है विद विजुअल इम्पेयरमेंट, उनके लिए साइंस का जो विज्ञान की बातें हमेशा होती हैं, वो आपको क्या लगता है सर एज ए प्रिंसिपल, कहाँ देखते हैं? और अभी भी उतना ज़्यादा लोग, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, एक आम धारणा जो बनी हुई है उसको आप कैसे लेते हैं कि एक विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है लेकिन वो साइंस पढ़ना चाहता है, मैं कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो साइंस जिसको PCM पढ़ना है स्ट्रीम की, तो उसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, आज से 40 साल बैक आप जाइए, 40 ईयर्स बैक, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एक ही सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होता था कि ये केवल म्यूजिक ही कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना, अक्सर लोगों की धारणा, अक्सर लोगों की ये धारणा थी कि VI होने का मतलब एक म्यूजिशियन होना है। बिल्कुल, धीरे धीरे वो धारणा चेंज हुई, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी और कुछ फील्ड में बच्चे अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों ने शायद उस समय चैलेंज एक्सेप्ट किए होंगे, तभी तो वो कर पाए। बिल्कुल, आज हमारे स्कूल से हैं हमारे जो पहले दृष्टिबाधित IAS बने हैं, राजेश जी, क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होगा? उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने कोर्ट केस किया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि हाँ, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति IAS ऑफिसर हो सकता है, और उन्होंने पूरे देश के बच्चों के लिए रास्ते खोले। तो कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, और शुरुआत करने से क्या होगा कि बच्चे अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास को कायम करते हुए हम लोग, अभी हमारा एफिलिएशन प्रोसीजर चल रहा है, विद इन मंथ हमारा एफिलिएशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। हम अपनी मैथ लैब, अपनी साइंस लैब, अपनी फिजिक्स लैब, अपनी केमिस्ट्री लैब, इन सबको मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने 18 लाख के इक्विपमेंट की डिमांड अपनी परचेज सेक्शन को दे दिया, विद इन मंथ वो भी आ जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आने वाले 2-3 महीने में हम क्लास 11th के लिए अपने PCM में एडमिशन ओपन कर देंगे। अगर मेरे बैच में 5 से 6 बच्चे भी दृष्टिबाधित बच्चे फर्स्ट बैच में होते हैं, तो मेरे लिए ये एक स्टार्टिंग जर्नी होगी, मेरे लिए एक सक्सेसफुल जर्नी होगी, एक पूरे देश के लिए रोल मॉडल होगा कि एक स्पेशल स्कूल में 11th 12th में मैथ साइंस चल रही है। बिल्कुल सर, जहाँ तक अगर देश की बात करें, देश ही क्यों, विदेश में जब बात आती है NIPVD, जिसको पॉपुलरली अभी भी NIVH के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर लोग कहते हैं कि एक रोल मॉडल लोग देखते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, लोगों की आशाएं रहती हैं, और यहाँ से साइंस अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों की आशाएं बढ़ेंगी और यहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे, जो साइंस स्ट्रीम के लिए खासकर जो सोचते हैं उनके, क्योंकि घर में भाई बहन हैं, वो लोग वो स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, तो वो भी तो सोचते हैं। तो आने वाले टाइम में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। कोई भी आने वाले समय में फील्ड ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमारे VI बच्चे अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। इवन मेरा तो ड्रीम है कि मेरा बच्चा मेडिकल ऑफिसर बने। क्यों नहीं बन सकता? केवल सर्जरी नहीं कर सकता मेरा बच्चा, सिम्टम्स के आधार पर वो डायग्नोज कर सकता है, इवन अच्छा डायग्नोज कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, स्टेथोस्कोप का बेटर यूज, एक VI से बेटर यूज स्टेथोस्कोप का कोई नहीं कर सकता। शायद वो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको ज्यादा अच्छे से कैच करेगा। और डॉक्टर के पास कितना समय होता है? वो केवल सिम्टम्स सुनते हैं, बाकी तो सारे टेस्ट करते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी ब्लड रिपोर्ट की जरूरत है तो उनके अटेंडेंट उनको बताएंगे, सर ब्लड रिपोर्ट में आया। तो मेरा तो ड्रीम है कि मेरे बच्चे डॉक्टर वाले ये CPMT क्लियर करें, डॉक्टर बने। क्या बात है सर। सर आपके जो आपका विजन है और जो जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं और जिस तरह से ये चर्चा चली है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी चेंजेस मिलेंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमने अमित शर्मा जी को जाना और उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल आदर्श विद्यालय। अब एक फॉर्म पे आ रहा हूँ सर मैं, जो कि एडमिशन यहाँ पे होने वाले हैं। ये फॉर्म इस बार बहुत, इसकी थिकनेस बहुत है, इस बार 22 पन्नों का है जो मैंने देखा था PDF। और उसके बाद में क्या खास है सर इस बार के फॉर्म में?
और एक अगर चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो लेकिन मैं पहले ये बोलूँगा कि क्या खास है सर, क्योंकि ये 22 पेजेस जो हैं, क्या इंक्लूड किया देखिए आपने इसमें? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपका है। जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट की एक फॉर्मेलिटी है, उसमें फॉर्म भरना ही है एडमिशन के लिए। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने एडमिशन फॉर्म में मेंशन किया है कि हमारे पास किस क्लास में सीट्स कौन सी अवेलेबल हैं। सीट्स? हाँ बिल्कुल। और इसके फर्स्ट साथ स्टेज, साथ बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ पे एडमिशन का बहुत क्राइसिस रहता है, तो इंडिया को हमने 4 रीजन में डिवाइड किया है। इट इज साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया। बिल्कुल। और उसमें एक और प्रोसीजर है कि अगर इंडिया के किसी रीजन से हमारे पास एडमिशन फॉर्म कम आते हैं, तो जो सीट्स उनके लिए अलॉट हैं वो दूसरे रीजन को हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास बच्चे आएंगे। लास्ट ईयर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था, तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से पहली बार बच्चे आए, असम से बच्चे आए। बिल्कुल हाँ। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि अलग अलग स्टेट से हमारे पास बच्चे आएंगे। पिछले साल भी हमने हर स्टेट में एक एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं, उनको एक मेल किया था कि हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो सारा मेल में मेंशन था। और बहुत सारी चीज़ें, इवन हॉस्टल रूल्स, पेरेंट्स के लिए अब मैं फॉर्म में सब कुछ फॉर्म में है। बिल्कुल। तो वो एक पता होना चाहिए कि एक कैसी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है। बिल्कुल, एक तरह से ब्रोशर बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका प्रोस्पेक्टस बन गया है, ये प्रोस्पेक्टस बन गया, बिल्कुल। तो सर अब मैं एक एक करके आ रहा हूँ जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक है इसमें जो अगर हम देखेंगे कि सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड में आय प्रमाण पत्र, तो जो आय प्रमाण पत्र है वैसे तो ये लॉजिकल है कि पेरेंट्स का ही होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पेरेंट्स का ही आय प्रमाण पत्र। ये माइनर कंफ्यूजन है, मेरे पास भी एक दो कॉल आई थी इस क्वेरी से रिलेटेड कि सर बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल केवल पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। और अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया हुआ इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म भरिए, क्योंकि आप ग्राम प्रधान से भी लिखवा के अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। क्या बात है सर। दूसरा एक जो इसमें है सर, मार्कशीट ऑफ द क्लास पास्ट, क्योंकि हमारी जो फॉर्म सबमिट करने की, सबमिशन ऑफ फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो कई लोगों का ये है कि सर मार्कशीट तो अभी मिली नहीं, तो ये थोड़ा सा एक्चुअली हमारी लास्ट डेट अप्रैल है और मैक्सिमम स्कूल्स में इन दिनों एग्जाम चल रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक सब बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, तो उस समय वो मार्कशीट अटैच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको जिस क्लास में एडमिशन चाहिए आप केवल उस क्लास को भी डाल देंगे और मार्कशीट एडमिशन होने के बाद भी आप जमा कर सकते हैं। अगर मार्कशीट अगर किसी की नहीं आई है तो प्रिंसिपल सर का कहना है कि आप फिर भी फॉर्म भरिए, क्योंकि जब अगर आप क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद में स्क्रूटिनी में, मैं सिर्फ स्क्रूटिनी की बात कर रहा हूँ, वहाँ क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको, कोविड से बहुत कुछ पॉजिटिव हमने सीखा है। जी, पहले हमारे जी। पास राजस्थान, बिहार, झारखंड, एमपी, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट से बच्चे एडमिशन के लिए आते थे। ट्रेन में 3 दिन की जर्नी करके आते थे, रिजर्वेशन नहीं मिलते थे, फिर जाते थे। और बहुत दुख होता है, सब बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, लिमिटेड सीट होती हैं। बिल्कुल। तो हमने अपना एजुकेशन मोड उस समय ऑनलाइन शुरू किया और वो आज भी कंटिन्यू है। हम जितने भी पेरेंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि सब पेरेंट्स ऑनलाइन मोड की उनको नॉलेज हो, लेकिन एटलीस्ट फ़ोन नंबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम उनको समझाते हैं, कॉल करके। एडमिशन प्रोसीजर जब हमारा स्टार्ट होता है, हम हर पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं कि आपको ऑनलाइन मोड में कैसे जुड़ना है। बिल्कुल। उनके लिए हम एक गूगल लिंक क्रिएट करते हैं और हम उनको बताते हैं कि आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो नज़दीक के जन सुविधा केंद्र में आपको जाना है। आने जाने की जर्नी में, आने जाने के किराए से बेहतर है कि 50 रुपीज़ आप जन सुविधा केंद्र में दे दें। और अगर जिस दिन हमारा एडमिशन प्रोसीजर है उस दिन भी वो वेदर की वजह से, क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड के भी ऐसे एरिया से बच्चे होते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं, बिल्कुल। इवन अगर नॉर्थ में ऊपर चले जाएं, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, बिल्कुल, तो हम उनको बोलते हैं कि ठीक है आप 50 किलोमीटर जाइए, 70 किलोमीटर जाइए, मतलब पूरा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उस दिन कनेक्ट नहीं हो पाए तो नेक्स्ट डे फिर हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। नेक्स्ट डे भी कनेक्ट नहीं हो पाए तो उससे नेक्स्ट डे हम उनको तब तक उनको लिए अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे जिस दिन वे नेटवर्क में होंगे। क्या बात है सर, मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, 100% फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज मिस कर गया हूँ, मैं उनको बार बार अपॉर्चुनिटी दूंगा। अगर आपके बच्चे में जरा सी भी एबिलिटी यहाँ पे है और
उस बच्चे के लिए एक बार यहाँ बच्चा आ जाता है तो उसकी लाइफ मुझे पता है चेंज हो जाएगी, तो मैं अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने से पीछे तो नहीं जो हटूंगा। टेस्ट होगा सर वो ऑनलाइन मोड पे होगा या ऑफलाइन? एक्चुअली ये टेस्ट नहीं है, एक स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट है, हाँ ओके। है, कोई एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, स्किल हम्म। टेस्ट है। उसमें हम देखते हैं बच्चे का डेली लिविंग स्किल्स क्योंकि ये देखते बहुत हैं। डाउट है लोगों को। हाँ, ऐसा कोई एंट्रेंस टेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, हम केवल एक बच्चे का नॉलेज देखना चाहते हैं कि हाँ बच्चे का एज के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है। जरूरी नहीं कि वो एजुकेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शार्प हो, हमें उसकी नीड नहीं है, क्योंकि वो तो हम यहाँ वो तैयार तो हम यहाँ तैयार कर देंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो होना चाहिए, प्रीरिक्विजिट्स। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीजें हम चेक करते हैं। हमारे पास चाहे एक किसी टीम भी होती क्लास है, का हो। किसी भी क्लास के लिए हमारे पास पूरी साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है, डॉक्टर की टीम होती है, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, एक पूरा पैनल होता है। हम बच्चे के हर पहलू को उसमें चेक करते हैं कि बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, क्या किस माहौल से है। हम उस समय पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं। क्या बात है सर। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिन बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता है, हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। नियर बाय के जो दूसरे स्कूल होते हैं हम उनके बारे में उनके एड्रेसेस भी बताते हैं। उनके एड्रेस हम उनको सेंड करते हैं कि ठीक है आपका बच्चा का इस साल यहाँ नहीं हो पाया, तो आप वहाँ उन तैयारी स्कूल में कराइए। जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को घर पे नहीं रखेंगे क्योंकि एजुकेशन मैंडेटरी है। मतलब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आप बता रहे हैं। बिल्कुल। और उस तरीके से आप पेरेंट्स को गाइड भी करें। हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड सर। सीट्स हैं, तो पेरेंट्स को बताना हमारा एक फर्ज बनता है कि आसपास कौन से स्कूल्स हैं, कहाँ पे उनका एडमिशन हो सकता है। बिल्कुल सर। एक सर करिकुलम को लेके बड़ा डाउट है लोगों को कि यहाँ पर कौन सा करिकुलम है, हालांकि हम लोग बताते हैं। और उत्तराखंड में है तो लोग सोचते हैं कि कहीं उत्तराखंड करिकुलम ना हो, तो कौन सा करिकुलम पे चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा पूरा कम्प्लीटली सीबीएसई से CBSE एफिलिएटेड स्कूल है और एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। और हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है बाइलिंगुअल है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों में इंस्ट्रक्शन हम बच्चों को बिल्कुल देते हैं। इवन क्लासेज में भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। एक चीज़ और देखने को मिली सर फॉर्म में, जब मैं देख रहा था तो स्कूल वेकेशन ये पूरा एकदम पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि स्कूल कैलेंडर बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ये वो तो कारण नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जो यहाँ पर आता है वो साउथ इंडिया से भी हो सकता है, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी हो सकता है, और ऊपर अगर नॉर्थ में जाए तो लद्दाख से भी हो सकता है। तो क्या आप वो टाइम देते हैं पेरेंट्स को? देखिए हमारे रिजर्वेशन पास हाँ विंटर ब्रेक हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि 1 वीक का स्लॉट हम लोग नहीं रख सकते। हाँ बिल्कुल। तो हम विंटर ब्रेक को अपने ऑटम ब्रेक में एडजस्ट कर देते हैं। वहाँ पे उसको मिलाने से क्या होता है कि एक 21 डेज का, 3 वीक्स का वहाँ पे हमारे पास स्कोप हो जाता है। हाँ। तो उससे क्या होता है हम विंटर ब्रेक नहीं करते हैं। और क्योंकि आने जाने में 3 डेज आना, 3 डेज जाना, और उसके बाद बच्चों को फिर अगर 1 वीक की छुट्टी होंगी तो फिर क्या फायदा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे 2 ही ब्रेक होते हैं ईयर में, एक ऑटम ब्रेक और एक समर ब्रेक। अगर हॉस्टल की बात करें सर, हॉस्टल फैसिलिटी के, हॉस्टल के रूल्स भी इस बार इंक्लूडेड हैं। हॉस्टल फैसिलिटी अगर बेसिक मैं बोलूँ कि किसको, लोगों का ये तो अंडरस्टूड है कि जो विजुअल इंपेयरमेंट हैं वही लोग यहाँ पर आएंगे, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं वही लोग आएंगे। हॉस्टल अक्सर लोगों को बड़ा वो रहता है कि हॉस्टल होगा, किस तरह का होगा, क्या होगा, और आप हॉस्टल भी आप ही देखते हैं। हॉस्टल नहीं, होटल बोल सकते हैं। क्या बात तो है। हमारा हॉस्टल नहीं है, हमारा होटल है। तो क्या आप फिजिकली खुद जाते हैं सर चेक करने के लिए? एवरीडे मेरे टीचर्स जो हैं वो जाते हैं, फूड टेस्टिंग होती है नाइट में, लगभग हर दूसरे दिन मेरी एक विजिट होती है। और हमारा जो हॉस्टल फिर से होटल बोल रहा हूँ, हॉस्टल में जो स्टूडेंट रेशियो है, तो एक रूम में हम मैक्सिमम 2 स्टूडेंट रखते हैं, कभी कभी 3 भी हमें करने पड़ते हैं। और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमारे पास है। एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ जो मुझे फॉर्म में डालनी चाहिए थी, तो पेरेंट्स को शायद और अच्छा लगता, मैं इसमें अपना मेन्यू नहीं डाल पाया। तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर ही इसमें अपना मेन्यू भी डालूंगा। मेन्यू पे अगर बात करें, मेन्यू की अगर बात करें तो क्योंकि सर हॉस्टल के इंचार्ज भी हैं, जो चाहे वो बॉयज हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, सर देखते हैं खुद। मेन्यू की बात करें तो मुझे लगता है कि हॉस्टल में अक्सर लोगों को ये रहता है, ये भ्रांतियाँ रहती है कि हॉस्टल में खाना कैसा होगा। उसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें सर, तो किस तरह से? देखिए बहुत हाइजीनिक, हम हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, हाइजीन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारे जितने कुक हैं उनका एवरी मंथ एक हेल्थ टेस्ट होता है, जो एम्प्लॉय का भी नहीं होगा। उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन है। वहाँ पे उनको एलर्जी की अगर प्रॉब्लम है तो उनको खाना बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। प्रॉपर उनके लिए ड्रेसअप है, प्रॉपर कैप लगाते हैं। ये तो रही हाइजीन से रिलेटेड। उसके बाद जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, हमारी जो मैथ्स कमेटी है वो इंश्योर करती है कि बच्चों को एज के अकॉर्डिंग उसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब हम उसके अकॉर्डिंग अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं। और जाहिर तौर पर क्योंकि नॉन वेज हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो वेजिटेरियन में हम प्रोटीन डाइट बच्चों को ज़्यादा देते हैं।
क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे बिल्कुल हैं, ग्रोइंग growth के एज साथ है, में। तो उसके लिए उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी को ज़्यादा होती है, प्रोटीन और आयरन, ये सब चीज़ें हम बहुत ध्यान रखते हैं। और टाइम टाइम पे 8 to 10 टाइम्स हमारे यहाँ स्पेशल फूड मिलता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद फेस्टिवल्स हो। में मतलब घर की कमी महसूस नहीं होने देते। बिल्कुल नहीं, इवन घर से भी बेहतर कई बार हम यहाँ पे रिसोर्सेज देने की कोशिश शायद करते हैं। इसीलिए कई बार जब छुट्टियां होती हैं, स्कूल की छुट्टियां होने वाली होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ यहाँ पर सर के ऑफिस के बाहर लाइन लगाते हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ किस लिए, बोला सर हम यहीं रहना चाहते हैं हॉस्टल में। शायद ये एक रीजन है सर। हाँ, उनका एक अटैचमेंट हो जाता है। कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर होते हैं, उनको लगता है कि अगर वे बार बार घर जाएंगे तो शायद उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी डिस्टर्ब होंगी। तो क्योंकि यहाँ अच्छे रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल। और एक किसी भी प्रैक्टिस में अगर बच्चा अच्छा चल रहा है तो उसको कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, ये पूरा एक्सेसिबल एनवायरनमेंट है। वहाँ पे बच्चा जाएगा, उनके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, उनके फ्रेंड सर्कल नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ बहुत पे चेंजेस हो जाते हाँ, हैं। बहुत चेंज एकदम से सडनली चेंज हो जाता है। तो इसलिए खास तौर से मेरे सीनियर बॉयज़ कई बार बोलते हैं सर छुट्टी बड़ी लंबी हो गई है। हाँ। हाँ, तो हम देखते भी हैं, अगर उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम उनको एग्जाम्शन भी देते हैं, ऐसा नहीं है। क्या बात है सर। सर हॉस्टल है, उसके बाद स्कूल है, हॉस्टल क्योंकि हॉस्टल में कोई आवर्स नहीं होते, और उसके बाद में कभी भी कुछ भी मेडिकल कंडीशंस में कैसे, मतलब उसको कैसे डील करते हैं सर, अगर मेडिकल की बात करें। मैं गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल इंचार्ज हूँ, और काफ़ी फिजिकली फिट है बच्चे, लेकिन देखो इमरजेंसी बिल्कुल, कभी भी हो 2 सकती बच्चे है। हैं, 3 बच्चे हैं, तो कोई भी बच्चा बीमार हो जाता है। तो जहाँ 300 बच्चे हों, 250 बच्चे हों, मेरे पास इस समय 400 बच्चे हैं, क्योंकि हॉस्टल में देख रहा हूँ तो वहाँ पे TCAB के भी बच्चे हैं, बिल्कुल। वहाँ पे BEd DEd के भी बच्चे हैं, वहाँ पे रेडियो के नए कोर्स रेडियो जॉकी के भी बच्चे हैं, और हमारे मॉडल स्कूल के तो बच्चे हैं। तो 400 BI बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और 4 ईयर से लेकर 45 ईयर्स 50 ईयर्स तक के एडल्ट भी हैं, एडल्ट ब्लाइंड भी हैं। बिल्कुल। तो मेडिकल इमरजेंसी बहुत बार आ जाती है, नाइट में कॉल आ जाता है, सर ये बच्चा है बहुत सिक है, इमरजेंसी है, उनको हॉस्पिटलाइज करना है। तो हमारे पास एक एम्बुलेंस है, नाइट में भी जाना पड़ता है। एक कई बार ऐसा होता है कि मुझे खुद भी हॉस्पिटल मेडिकल जाना ऑफिसर पड़ता है। हैं। मेडिकल ऑफिसर हमारी हैं, तो हमारी एक मेडिकल टीम अच्छी है, हमारे पास एक नर्स का अरेंजमेंट नाइट में रहता है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन ऑन होती है, कॉल फिर हम ऑन कहीं कॉल से डॉक्टर भी हमारी आ जाती हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम वेट नहीं करते, हम बच्चे को रेफर करते हैं नियर बाई हॉस्पिटल में, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल हो या दून हॉस्पिटल हो। क्या बात है सर। मन तो नहीं करता कि आपसे ये चर्चा बंद की जाए, लेकिन कहते हैं ना कि समय का वो है सर। आज एक तरह से मैं कहूँगा कि ये कोशिश की शुरुआत से लेके और ये एडमिशन फॉर्म तक, क्योंकि एडमिशन फॉर्म जहाँ होता है वहाँ सेशन की शुरुआत हो रही होती है। तो आपको पहली बार सर, एक बार ऑन स्क्रीन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फिर से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और जिस तरह से आपका जो एक जेस्चर रहता है, और जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को रखते हैं, या अलुमनाइज हों या पेरेंट्स हों खासकर, तो जिस तरह से आपके जो एक बॉन्ड बना के रखते हैं आप, हम चाहेंगे, कोशिश रहेगी हमारी कि आने वाले टाइम में भी आप इसी तरह से रहें। और जो ये विद्यालय है, आदर्श विद्यालय, जहाँ CBSE इसको कहती है कि A+ कैटेगरी में रखती है, हमेशा यूं ही रहे। रिजल्ट्स की बात जहाँ तक है वो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, ये बोर्ड हमेशा 100% तक या 97% तक ही रहे। थैंक यू नरेश सर, और मैं बस लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि डिसिप्लिन, बिल्कुल, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सेल्फ डिसिप्लिन, अगर मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, तो उससे पहले मुझे सेल्फ डिसिप्लिन सीखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि हाँ, अगर बेल लगी है तो सर को आना चाहिए, बिल्कुल, मुझे टाइम पे क्लास में पहुँचना चाहिए। स्कूल बेल लगी है, बच्चे जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ होना चाहिए, समय से पहले आना, समय के बाद जाना, और सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्कुल। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में मानते हैं तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं। और डिसिप्लिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब डिसिप्लिन की बात आती है तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। क्या बात है सर। मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं ये कहूँगा कि मैन लीडिंग विद एग्जाम्पल है ना, तो आप खुद ही मतलब अपने एग्जाम्पलरी बन के कर रहे हैं सर। तो आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, Thank you और so थैंक यू much, वेरी मच sir. सर Thank इतना you. समय देने के लिए। Thank you so मुझे much. पता है बहुत बिजी है। थैंक यू वेरी मच Thank you सर। so तो much. आज मैंने कोशिश की कि आपको एक पहलू दिखाऊं, और उसके बाद में हम बातें करें। मैं बैठा था आज आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल अमित शर्मा सर के साथ में, और कोशिश की कि अमित शर्मा सर को भी जान सकूं, और उसके बाद में प्रिंसिपल आदर्श विद्यालय को भी जान सकूं। ज़रूर सुनिएगा, और बातों में जब आप जाएंगे आपको गहराई दिखाई देगी, और जब उनको सुनेंगे उनका व्यक्तित्व अपने आप झलक रहा होगा।
तो ज़रूर ये पॉडकास्ट और ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा। एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज को डिजॉल्व करने की कोशिश की है। फिर इसी तरह से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, कुछ और नया लेकर, कुछ और गजब सा लेकर। तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा भाई, जहाँ पर भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं यानी कि PWD जहाँ पर भी मिलें, यूँ ही ना दौड़ जाओ उनको मदद करने के लिए। जब उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो उनसे पूछ के उनकी डिग्निटी का ख्याल रख के उनकी तरह आगे बढ़ें। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी ही, कुछ और लेकर, कुछ नया लेकर। थैंक यू।